अब हम कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल वेरिएबल्स, क्वांटिटी सब कुछ यूज़ करेंगे। और अभी तक हमने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया है, तो अब हम जो प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं ना, उसमें हम नॉट का भी यूज़ करेंगे। तो उसको किस तरीके से हमें यूज़ करना है, उसका मेथड क्या है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, वही हमें डाटा गिवन है, बस थोड़ी सी कंडीशंस हमें थोड़ी डिफरेंट दे दी हैं। जो भी हमने प्रीवियस प्रोग्राम में पढ़ा था कि स्टूडेंट को डिग्री चाहिए, तो मीन्स पास होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, मीन्स कितने मार्क्स चाहिए फिज़िक्स में या मैथ्स में, वहाँ पर हमें गिवन था कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर हमें गिवन नहीं है कि हमारे पास मेन सब्जेक्ट कौन सा है या फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शनल को इसने एंसिलरी के नाम से बोल रखा है, आप ऑप्शनल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई स्पेशल गिवन नहीं है कि आपको फिज़िक्स के मार्क्स दिए हुए हैं या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स आपको गिवन है, तो आप कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो इसमें वही यहाँ पर हमने एक अलग से वेरिएबल यूज़ किया है, स्टेटस। स्टेटस हम वेरिएबल इसलिए यूज़ कर रहे हैं, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स किसी और फील्ड में ज़्यादा अच्छे होते हैं, मीन्स स्टडी में कम होते हैं लेकिन गेमिंग में या फिर किसी और फील्ड में ज़्यादा अच्छे होते हैं, या कुछ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट वगैरह करने से, तो उनको बेनिफिट क्या होता है, उनकी अटेंडेंस भी एक्स्ट्रा लग जाती है और मार्क्स में भी थोड़े अगर कम आ जाएं तो उन्हें पास कर दिया जाता है। उन ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और उन बिल्कुल फ़ेल होने के कगार पे फ़ेल हो चुके हैं, वैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो उन्हें पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कम से कम इतने तो होने ही चाहिए अगर आपका स्टेटस अच्छा है। मीन्स अगर आप किसी गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो या किसी भी और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हो, तो कम से कम इतने तो होने चाहिए आपके पास होने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर स्टेटस है, हमें यहाँ स्टेटस 1 देना है। अगर किसी स्टूडेंट के पास गेमिंग अच्छी है या वो किसी और फील्ड में पार्टिसिपेट करता है तो उसका स्टेटस 1, अदरवाइज़ कुछ भी इंटीजर 1 के अलावा अगर आपने कोई भी इंटीजर दिया तो उसकी कोई भी अदर फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसका मीनिंग ये है, वो स्पेशल स्टेटस यही डिनोट करता है। तो हमने बिल्कुल प्रोसेस वही करना है, लेकिन इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ रोल नंबर, मेन मार्क्स मीन्स जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था उसमें फ़िज़िक्स हमारा मेन सब्जेक्ट था, यहाँ पर आप मैथ्स ले लेना क्योंकि आप मैथ्स ही पढ़ते हो, मोस्टली तो मैथ्स ही पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स ले लेना, वरना कुछ और ले लेना। एंसिलरी मार्क्स मीन्स जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके मार्क्स। अगर आपको ये वेरिएबल्स अच्छे नहीं लगे तो बहुत वेरिएबल्स मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप चॉइस कर सकते हो। तो हमने यहाँ लॉजिकल वेरिएबल्स का यूज़ किया, देखो बहुत सारे लॉजिकल वेरिएबल्स का, C1, C2, C3, C4, C5, पास, रिपीट। तो इन लॉजिकल वेरिएबल्स का यूज़ हमने क्यों किया है और कैसे किया है वो आपको धीरे धीरे प्रोग्राम में समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि पास होने के लिए या फेल होने के लिए क्या क्या कंडीशन हैं, भाई कितने हमें मार्क्स चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। फेल होने के लिए तो क्या कंडीशन है, ना ही पढ़ो तो ही फेल हो जाओगे। चलो कुछ कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसमें हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 50 चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 40 चाहिए हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में। स्पेशल स्टेटस नो का मीनिंग है कोई स्टेटस नहीं चाहिए, हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा। तो स्टूडेंट आपका क्या है, पास है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हमारे मेन मार्क्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50 जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। स्पेशल स्टेटस इसमें गिवन है कि नहीं होना चाहिए, तो आप 1 मत डालना, क्योंकि हम जो हमें गिवन कंडीशंस अगर दी होती है ना तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोग्राम बनाना होता है, हमें अपनी ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी होती है, ठीक है। तो
ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50 अगर हमारे मार्क्स आते हैं मेन सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो भी हमारा स्टूडेंट पास है। अगर मेन सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेस देन 40 आ जाए, तो वो स्टूडेंट दोबारा से रिपीट देगा एग्ज़ाम ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक है। फिर हमारे पास कुछ और कंडीशंस भी हैं कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है मेन मार्क्स मींस मेन सब्जेक्ट में, और ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ही हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट में है, और स्टेटस में यस का मीनिंग है जो स्टेटस हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है ना उसमें 1 आना चाहिए, तो वो पास है। ठीक है। अगर मेन मार्क्स मींस कि मेन सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेस देन 40 है, और स्टेटस चाहे आपका अच्छा हो ना हो तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक है। आप पास नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ना क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो होनी ही चाहिए चाहे स्पेशल स्टेटस है चाहे नहीं है। ठीक है। अदरवाइज कोई भी कंडीशन है आपकी वो हमारा एल्स में आ जाता है तो आप फेल हो। ठीक है। तो इन्हीं कंडीशंस को हम यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखो प्रोग्राम का नेम रिज़ल्ट, फिर हमने इम्प्लिसिट नन का यूज़ किया, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो यूज़ है कैसे किया क्यों किया वो आपको प्रोग्राम में बताऊंगी जब हम आगे इनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रीड कराया मैंने रोल नंबर, मेन मार्क्स और साथ में स्टेटस भी करा लिया, क्योंकि इस प्रोग्राम में एक एक्स्ट्रा चीज़ है स्टेटस। ठीक है। अगर आप 1 डालते हो स्टेटस में तो हर एक कंडीशन के साथ स्टेटस चेक नहीं होगा आपका, स्टेटस सिर्फ उस कंडीशन के साथ चेक होगा जिसमें आपको गिवन है। जैसे प्रोग्राम में 2 कंडीशन के साथ स्टेटस गिवन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए मेन सब्जेक्ट में, या फिर आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसके साथ स्टेटस होगा और इसी के साथ ही चेक होना चाहिए, कंपलसरी है ये। ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 अगर हमारे मेन मार्क्स हैं, लेस देन 40 हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर स्टेटस है तो भी वो फेल है। फेल नहीं मीन्स कि रीअपीयर है उसकी ऑप्शनल में। ठीक है। तो जो हमने रीड कराया वही हमने दोबारा प्रिंट करा लिया। फिर अब डू लूप से बाहर निकलने के लिए हमने एग्जिट कंडीशन का यूज़ किया, उसमें हम रोल नंबर 0 अगर इनपुट दे दें तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक सा था, अभी तक बहुत बार पढ़ चुके हो, नॉर्मल सा। अब यहाँ देखो, तो आपकी बुक में एक टेबल गिवन होगी जिसमें मेन मार्क्स, एंसिलरी मार्क्स में जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्क्स हैं, स्पेशल स्टेटस, एक्शंस क्या क्या लेने हैं, अभी किस कंडीशन पे स्टूडेंट पास है या रीअपीयर है या फिर फेल है, तो आप वहाँ से भी देखना एक बार, जो भी मैं समझा रही हूँ साथ साथ वहाँ से भी बुक में से देख लेना। ठीक है। तो देखो हमारे मेन मार्क्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। मेन मार्क्स में क्या क्या कंडीशन थी, एक तो थी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर दूसरी वाली कंडीशन में था कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर अगली कंडीशन में मेन मार्क्स में मार्क्स थे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फिर अगली कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। देखो 43 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हम सिर्फ एक टाइम ही लेंगे जो एक चीज़ है, तो मतलब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन 50 एंड ग्रेटर देन 60। तो हमने इसको लॉजिकल वेरिएबल में कैसे यूज़ किया, देखो C1 हमारा लॉजिकल वेरिएबल था। अगर हमारे मेन मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, इनका रिजल्ट हमने 3 लॉजिकल वेरिएबल्स में ले लिया, C1, C2, C3। अब आप सोचोगे कि हमने जो पिछले प्रोग्राम में इफ़ स्टेटमेंट में ही हमने कंडीशन लिखी थी, क्या उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं? आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो पास हम पिछले वाले में प्रोग्राम में 2 कंडीशन में हम पास हो रहे थे,
लेकिन यहाँ पर हम 3 कंडीशन में पास हो रहे हैं और 2 कंडीशन में हमारी रीअपीयर है और फिर हमारे पास एल्स में फेल हो जाएंगे। तो इसी वजह से प्रोग्राम को थोड़ा छोटा करने के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो, अगर कोई और प्रोग्राम पढ़ने लगे तो वो पहले ही ना डर जाए कि हाँ कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, बेशक वो कितना ही ईजी हो। तो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हमने वेरिएबल्स में पहले उसकी आउटपुट असाइन कर ली। मीन्स ट्रू होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो फॉल्स से काम चला लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट था उसके मार्क्स देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन में मार्क्स थे ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सेकेंड में थे ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर था लेस देन 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन 40। अच्छा देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो 2 बार आ गया, मीन्स हमें एक बार लेना है। सपोज करो इसको इरेज कर दिया हमने। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 भी एक बार आ रहा है। अब यहाँ देखो लेस देन 40 तो इसका अपोजिट ही है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 40 का। ग्रेटर देन इक्वल टू 40 का जस्ट अपोजिट है लेस देन 40। तो मैंने क्या किया, एंसिलरी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 का जो रिजल्ट है वो C5 में स्टोर करा लिया, ये रहा। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 का जो रिजल्ट होगा वो C4 में स्टोर करा लिया। और जो लेस देन 40 का हमारे पास रिजल्ट आएगा वो मैं C5 के आगे नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर दूंगी ना, तो जो अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्स होगा तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब देखो, पास होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 किस में होने चाहिए, मेन सब्जेक्ट में, जो कि हमारा C1 में स्टोर है उसका रिजल्ट। और ग्रेटर देन इक्वल टू 40 किस में होनी चाहिए, NCN में, एंसिलरी में, मीन्स ऑप्शनल में। ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो वो C2 में है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है, अगर येस आएगा मीन्स ट्रू आएगा, तभी हमारे पूरे एक्सप्रेशन में ट्रू आएगा। मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी पास के लिए है। फिर और क्या क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन थी ना टोटल। देखो, फर्स्ट ये रही, सेकेंड ये रही एंड थर्ड ये रही। देखो, स्टेटस जिसके साथ था उसी के साथ ही हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आई है स्टेटस की। ठीक है, स्टेटस जो एक पास वाली कंडीशन में था, एक फेल वाली कंडीशन में था, सिर्फ एक था पास वाली कंडीशन में, तो हम जिसमें था उसी में चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स है तो उसमें भी स्टेटस हम चेक कर लेंगे कहीं हो तो और इंक्लूड हो जाए मार्क्स। ऐसा नहीं है, आपको जो गिवन है आपको वही चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, तो पास में हमारे पास 3 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो मेन सब्जेक्ट में। ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मेन सब्जेक्ट में मीन्स C2, यहाँ आ गया ना C2। और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो हमारे ऑप्शनल में। देखो, एंसिलरी में ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, मीन्स वो C4 के अंदर है, तो C2 और C4 का हमने यहाँ यूज़ किया। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या थी पास होने की, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो हमारे मेन सब्जेक्ट में। मेन सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मीन्स C2, और ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो हमारे ऑप्शनल में। ऑप्शनल में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है C5 में, C2 C5, और साथ में स्टेटस भी क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ स्टेटस भी चेक हो गया हमारा 1। बाकी में देखो, बाकी और किसी कंडीशन में स्टेटस हमने चेक नहीं किया, क्योंकि हमें प्रोग्राम में गिवन ही नहीं है कि उन कंडीशन में स्टेटस चेक करना है। तो आपको जो चीज़ें दे रखी हो ना उन्हीं का यूज़ करो, अपनी इंटेलिजेंसी उस टाइम पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमने पास वाली सारी कंडीशन चेक कर ली। अब रीअपीयर हमारे पास 2 केस में आएगा। अगर हमारे मेन सब्जेक्ट में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है और ऑप्शनल में लेस देन 40 है। मेन सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मीन्स C3 में, और जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स हैं, लेस देन 40 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 का अपोजिट। तो C5 के आगे हम नोट का यूज़ करते हैं। ये देखो, आया समझ में। ये हमारी एक कंडीशन थी फेल नहीं, रीअपीयर के लिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी रीअपीयर के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होने चाहिए मेन मार्क्स, मीन्स कि जो कि C2 के अंदर है।
और लेस देन 40 किसके अंदर होनी चाहिए, ऑप्शनल के अंदर। तो लेस देन 40 ऑप्शनल के अंदर C5 का ऑपोजिट, तो यहाँ पर C5 का ऑपोजिट लिखा हुआ है। और साथ में इसमें भी हमारा स्टेटस चेक है कि स्टेटस 1 है या नहीं है, तो यहाँ पर स्टेटस 1 हमें चेक करना है, ठीक है। फिर हमारे पास एल्स की कंडीशन क्या है, फेल होने की, मतलब इन दोनों के अलावा जो भी कंडीशन है वो फेल होने की। अब पास में जो भी ट्रू फॉल्स होगा वो आ जाएगा, रिपीट में भी जो ट्रू फॉल्स होगा वो असाइन हो जाएगी इनकी वैल्यूज़। अगर पास, इफ़ पास मीन्स अगर पास के अंदर ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा उसका रोल नंबर और साथ में पास। अगर पास में ट्रू नहीं है मीन्स पास में फॉल्स आ गया, तो इफ़ के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू ही नहीं है, फिर वो एल्स इफ में आ जाएगा। अगर रिपीट में ट्रू है, रिपीट में अगर ट्रू असाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर रिपीट में ट्रू है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसमें क्या है, उसका रोल नंबर और साथ में रिपीट लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अदरवाइज दोनों में ही फॉल्स है तो ना तो उसकी रीअपीयर है और ना ही वो पास है, इट मीन्स क्या होगा, वो हर सब्जेक्ट में फेल है। तो उसका रोल नंबर और हमने क्या प्रिंट करा दिया कि वो फेल है। उसके बाद हमने देखो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करी, सबसे पहले हमने डू लूप यूज़ करी, फिर उसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करी। तो हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करी तो डू लूप के एंड होने से पहले हमें उस इफ़ स्टेटमेंट को एंड करना है। तो मैंने एंड इफ़ पहले लिखा, फिर मैंने डू लूप का एंड किया, फिर मैंने प्रिंट कर दिया कि एंड ऑफ प्रोसेसिंग, मीन्स हमारी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर प्रोग्राम का नेम और एंड कर दिया उसका, ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि एम्प्लॉय है और हमें चेक करना है कि उसने 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट की है या नहीं, ये चेक करना है। तो और साथ में ये भी बताना है कि अगर उसने 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट की है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी काम के लिए एलिजिबल है। मीन्स ऐसा आप सोच सकते हो कि कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया होगा और उस प्रोजेक्ट में काम करने की कंडीशन क्या है एम्प्लॉयज़ की, कि एम्प्लॉयज़ के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 1 साल का, 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्रोग्राम गिवन है कि हमें क्या, किस से रिलेटेड प्रोग्राम बनाना है कि हमारे पास एम्प्लॉय है, हमें ये चेक करना है कि आज की डेट तक उसने 1 साल की सर्विस कंप्लीट की है या नहीं। अगर उसने वो सर्विस कंप्लीट कर लिया है 1 साल की तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं है। ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ना एलिजिबल वाली, वो आपकी बुक में गिवन नहीं है, ये प्रोग्राम ऐसे बनाया हुआ है इन्होंने, तो इसलिए मैंने खुद ही सुना दी कहानी, ठीक है। तो आप कहीं सच मत मान बैठना, क्या पता सच भी हो सकती है, हमें क्या पता, हमें तो प्रोग्राम ही बनाना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज की जो डेट है वो प्रिंट कराएंगे, मीन्स रीड कराएंगे, इनपुट देंगे, और जिस डेट को उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था वो डेट भी हम इनपुट करेंगे, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय तो बहुत सारे हैं कंपनी के अंदर, अब हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हर एक एम्प्लॉय के कॉरस्पॉन्डिंग एक एम्प्लॉय नंबर हम रीड करवा लेंगे, ठीक है। तो इंटीजर में हो गया डे मंथ ईयर, डे मंथ ईयर मीन्स उसने जिस दिन, जिस महीने और जिस साल अपनी जॉब ज्वाइन किया। टुडे डे, टुडे मंथ एंड टुडे ईयर मीन्स कि आज की क्या डेट है, मीन्स डे, ईयर और मंथ, और डिफरेंस ईयर, डिफरेंस मंथ एंड डिफरेंस डे ये रिप्रेजेंट करता है कि टुडे ईयर में से वो वाला ईयर हमें सब्ट्रैक्ट करना है जिस दिन उसने ज्वाइन किया था, एंड टुडे मंथ में से हमें वो मंथ सब्ट्रैक्ट करना है जिस दिन उसने ज्वाइन किया था, मीन्स जिस मंथ में ज्वाइन किया था। ऐसे ही टुडे ईयर में से, सॉरी टुडे डे में से
वो डे सब्ट्रैक्ट करना है जिस दिन उसने ज्वाइन किया था, वो डिफरेंस में आ गया, डिफरेंस ईयर, डिफरेंस मंथ एंड डिफरेंस डे। अब यहाँ पर मैंने कमेंट करके बताया है कि अगर मैं एम्प्लॉय नंबर में 0 डाल दूँ तो हम डू लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रीड कराया कि डे क्या है, मंथ, ईयर, टुडे मतलब आज की डेट। आज की डेट को तो हम बारी बारी रीड नहीं कराएंगे ना डू लूप में, वो तो आज की डेट चेंज तो होने वाली नहीं है, आज की डेट वही रहेगी। तो आज जो भी डेट है, टुडे डे, टुडे मंथ, टुडे ईयर, हमने डू लूप से पहले ही रीड करवा ली, मीन्स हम पहले ही इनपुट दे देंगे, क्योंकि डू लूप में बारी बारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम यही स्टेटमेंट डू लूप में करें तो हर बार मुझे आज की डेट इनपुट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने डू लूप से बाहर ही रीड करवा ली। तो फिर हमने जो इनपुट दिया वही हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डू लूप यूज़ किया। अब हमें पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हमें ना पता हो कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं तो हम सिंपल डू लूप भी यूज़ कर लेते हैं। हमें एग्जिट कंडीशन हम अपनी मर्ज़ी से लगा लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसे 0 ही लेना है या फिर इंटीजर फॉर्म में लेना है या फिर किसी और फॉर्म में लेना है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे सकते हैं, और हमने यहाँ कंडीशन रख दी कि 0 हो, अगर हमने इनपुट दिया तो हम डू लूप से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एग्जिट कंडीशन हो गई। तो जो हमने एम्प्लॉय नंबर, डे, मंथ, ईयर, यहाँ पर ये जो डे, मंथ, ईयर है, जिस दिन उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था वो डे, मंथ, ईयर है। ठीक है, तो हमने ये प्रिंट करा लिया, एम्प्लॉय नंबर, डे, मंथ, ईयर, जो भी हमने इनपुट दी थी। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने किस तरीके से कराया, एम्प्लॉय नंबर सिंपल करा लिया, डेट जो है अपन डेट ऐसे ही लिखते हैं ना, 2/3/2020 इस टाइप से, तो ऐसे ही मैंने किया। डे लिखने के बाद डबल कोट्स में ये वाला स्लैश लिखा ताकि ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। फिर मंथ, फिर डबल स्लैश नहीं, डबल कोट्स में स्लैश। ठीक है, जो डिवीज़न वाला सिंबल नहीं होता ऐसे वाला, वही वाला यूज़ किया। तो उसके बाद मैंने ईयर में डिफरेंस, मंथ में डिफरेंस और डे में डिफरेंस निकाला। कैसे निकालना, जो टुडे ईयर है उसको उस ईयर से सब्ट्रैक्ट कर लो जिस ईयर को उसने ज्वाइन किया था, ऐसे ही मंथ और डे का डिफरेंस निकालना है। तो अब इसमें मेन लॉजिक क्या है वो देखो, अगर ईयर का डिफरेंस 1 से ज़्यादा आ जाए, मीन्स 2 साल का डिफरेंस है, आज जो ईयर है और जिस ईयर में उसने ज्वाइन किया था, अगर उनका डिफरेंस 1 से ज़्यादा मीन्स 2 साल हो गए, 3 साल का डिफरेंस है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो उसने 1 साल कंप्लीट कर ही लिया है, मीन्स 1 साल से भी ज़्यादा कर लिया। हम चेक तो सिर्फ 1 साल के लिए कर रहे हैं ना, तो मतलब 1 साल तो हो ही गया उसका। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगी, डिफरेंस अगर हमारा 1 से ज़्यादा है। ठीक है, बाकी चाहे कंडीशन चेक होना हो, क्योंकि ये और में है, ये और में है, और ये वाली पूरी कंडीशन एक है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर डिफरेंस जो है ईयर में अगर 1 से ज़्यादा आ जाए तो हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 साल का डिफरेंस आ जाता है तो 1 साल तो हमें तो 1 ही साल चेक करना है ना, 1 साल हुआ है कि नहीं हुआ। 2 साल मीन्स 1 साल हो गया, मीन्स फिर हम क्या प्रिंट करा देंगे कि हमारा एम्प्लॉय नंबर, जो हमने एम्प्लॉय नंबर इनपुट दिया वो एलिजिबल है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वो एलिजिबल नहीं है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर सपोज़ करो कि हमारा ईयर का डिफरेंस तो 1 साल का है, मीन्स 1990 में मान लो उसने ज्वाइन किया, 1991 में टुडे ईयर है, चेक कर रहे हैं कि उसका 1 साल हुआ है या नहीं हुआ 1991 में। तो अगर हम सिंपल ईयर के डिफरेंस से चेक करें, अब इसमें तो 1 साल का दिख रहा है, क्या पता सपोज़ करो उसने
12वें महीने में ज्वाइन किया, ठीक है, और हम चेक कर रहे हैं दूसरे महीने में 1991 में, ठीक है। तो अगर हमारा जो है 1990 में उसने ज्वाइन किया था और 1991 में हम चेक कर रहे हैं, तो हम सिंपल 1 साल का तो नहीं बोल सकते ना। अगर 1 साल का डिफरेंस हमारा शो हो रहा है तो हम मंथ भी चेक करेंगे। मंथ हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब मंथ हम कैसे देख रहे हैं, जो डिफरेंस है मंथ का, मीन्स आज का मंथ, टुडे का मंथ, मतलब हमारा सेकेंड मंथ है, और माइनस करेंगे 12 तो हमारा नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तो हमें चेक नहीं करना, मीन्स हमारा जो जिस टाइम हमने ज्वाइन किया था उससे ज़्यादा मंथ होने चाहिए हमें, तब जाके हमारा 1 साल होगा ना। जैसे सपोज़ करो 1990 में उसने ज्वाइन किया, 1991 में हम चेक कर रहे हैं, तो मैंने अभी 12 का डिफरेंस 12 मंथ में सपोज़ किया था ज्वाइन करने का, सपोज़ कर लो 5th मंथ में किया, ठीक है, और हम चेक कर रहे हैं सेकेंड मंथ में 1991 के, तो अभी हमारे अकॉर्डिंग तो 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। 1 साल कब कंप्लीट होगा, जब 5th मंथ में हम चेक करेंगे, या फिर 5th से अगले मंथ में हम चेक करें, 6th में, 7th में, ठीक है। तो अगर हम 5th में चेक करते हैं तो डिफरेंस 0 आ गया। डिफरेंस 0 आ गया तो हमें डेट चेक करनी पड़ेगी। तो डेट चेक करने से पहले हम एक बार मंथ का ही डिस्कस कर लेते हैं। तो मंथ हमारा ग्रेटर होना चाहिए, मंथ मीन्स 6 होना चाहिए। अगर 7 हो गया, 8 हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा 1 ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जो लास्ट एंड फाइनल कंडीशन है, कि 1990 में ज्वाइन किया, 1991 में हम चेक कर रहे हैं, हमारा 1 साल का डिफरेंस आ रहा है, और लेकिन जो मंथ के अंदर डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम है, मीन्स 0 है मंथ के अंदर डिफरेंस। मीन्स 5th मंथ में इसने ज्वाइन किया, 5th मंथ में ही हम चेक कर रहे हैं, तो अब डे के ऊपर डिफरेंस आएगा। अब हम डे के ऊपर चेक करेंगे कंडीशन। सपोज़ करो उसने 22 तारीख को 5वें महीने में 1990 में ज्वाइन किया, और अगर हम 23 को चेक कर रहे हैं, 23 तारीख को चेक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया। और अगर हम डिफरेंस देखें तो 23 में से 22 गए, 1 मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम 22 को उसने ज्वाइन किया और 22 को ही चेक कर रहे हैं तो डिफरेंस 0। अगर 22 से ज़्यादा को अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारा डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। मीन्स अगर ईयर हमारे पास 1 है, मीन्स डिफरेंस ईयर का 1 है, फिर हम मंथ के ऊपर कंडीशन चेक करेंगे। अगर मंथ के अंदर भी डिफरेंस 0 आ रहा है तो हम डे के ऊपर चेक करेंगे, और डे का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है। अगर डे में भी डिफरेंस लेस देन है, मीन्स हमने 22 को ज्वाइन किया और हम 21 को चेक कर रहे हैं, तो देखा जाए तो 1 दिन का गैप रह गया ना, कि 1 दिन पहले हमने चेक किया, तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर अभी थोड़ा सा लॉजिक नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कुछ डेट्स अपने माइंड में लिख के चेक कर सकते हो कि कंडीशन सही फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। फिर आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कंडीशंस कैसे लगाई हैं। लिखने का तरीका बिल्कुल वही है। फर्स्ट कंडीशन हमारी सिर्फ ईयर पे थी, और सेकंड कंडीशन हमारी ईयर और मंथ पे हुई, फिर थर्ड कंडीशन ये पूरी है, ये वाली, जिसमें हम तीनों पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा एम्प्लॉय एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है।